हेलो बच्चों, फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉ करने के बाद गांधी जी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ था कि अब किस तरह से मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। गांधी जी का कहना यह था कि हम लोगों को मास एजिटेशन करते रहना चाहिए। तो जो लोग गांधी जी के साथ अलाइंड थे उनको हम लोग नो चेंजर्स कहते हैं, और जो लोग गांधी जी की स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट थे और वो कह रहे थे कि हमको अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको हम लोग प्रो चेंजर्स कहते हैं। ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया ऑन 1 जनवरी 1923, लेकिन अनटाइमली डेथ हो जाती है चित्तरंजन दास जी की, जिसके बाद ये पार्टी अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाती है। इंडियन स्ट्रैटेजी कमीशन को भेजा जाता है इंडिया, किस लिए? ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 उसकी फंक्शनिंग को रिव्यू किया जा सके। इस कमीशन को जॉन साइमन ने हेड किया था, दैट इज वाई इसको हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे, लेकिन कोई मेंबर इंडियन नहीं था, एंड दैट इज वाई इस कमीशन को अपोज किया गया था। जब ये इंडिया आया तो गो बैक साइमन का नारा लगाया गया और इसको वापस करने की डिमांड करी गई। ये कमीशन 1928 में इंडिया में फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद लॉर्ड इरविन अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेटस प्रपोज करते हैं इंडियन लीडर्स को, लेकिन इंडियन लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस इस चीज को बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं, एंड दे डिमांडेड पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और लाहौर सेशन ऑफ 1929 में वो लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं। 26 जनवरी 1930 को कहा जाता है कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, बट दिस डे डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन। गांधी जी को लगा कि रिच और पुअर के बीच में बहुत डिवाइड है, हमें ऐसा टूल चाहिए जो दोनों को इफेक्ट करता हो, और वो टूल था सॉल्ट मार्च की बात करी गई, जहां पर गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा और कहा कि अगर हमारी 11 डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया बाय 11 मार्च 1930 तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। फाइनली 12 मार्च का दिन जब आया तो गांधी जी ने अपनी यात्रा स्टार्ट करी साबरमती आश्रम से, और दांडी की तट पे वो पहुंचे। ये यात्रा उन्होंने 78 वॉलंटियर्स के साथ शुरू की। 240 मील की ये यात्रा 24 दिन में उन्होंने कंप्लीट करी, और 6 अप्रैल को वो दांडी के तट पे पहुंच के सॉल्ट लॉ ब्रेक कर देते हैं। इसके साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में फर्क क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ नॉन कोऑपरेट करने को कहा गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यह भी कहा गया था कि आप लॉज को ब्रेक करेंगे। ऐसे में फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट कर दिया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया गया था, पीजेंट्स ने मना कर दिया कि हम रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, और फॉरेस्ट लॉज को भी ब्रेक किया गया था, यानी ऐसे लॉज भी तोड़े गए थे। यह आपको वाइड इंडिया देखने को मिला था। इसके अलावा नॉट ओनली आउटसाइड इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान के पेशावर के शहर में भी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो जिनको हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, वो वहां पर रेड शर्ट मूवमेंट चलाते हैं, जिसको हम लोग खुदाई खिदमतगार भी बोलते हैं। राइट, ये गांधी जी के फॉलोअर होते हैं और गांधी जी के डिसाइपल होते हैं, उनके ही पॉलिसीज को ये वहां पर इंप्लीमेंट कर रहे थे। बहुत सारे लीडर्स को ऐसे में जेल भेजने लगे। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया तो बहुत सारे लोग जो है प्रोटेस्ट में उतर आए और रोडों पे बहुत प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में ब्रिटिश की पुलिस ने यहां पर सप्रेशन किया और लोगों का गुस्सा बढ़ गया। लोगों ने म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। जब हालात बिगड़ गए तो लगभग 1 लाख लोगों को जेल में यहां पर डाल दिया गया था। इस एपिसोड को हम लोग शोलापुर एपिसोड के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने अब इतना वायलेंस देखा तो उन्होंने कहा कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। ऐसे में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है ऑन 5 मार्च 1931, जिसके इंपॉर्टेंट 3 प्रोविजंस थे। पहला चीज ये, गांधी जी एग्री कर जाते हैं कि हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उसके बदले उनको अंग्रेजों को इनोसेंट इंडियंस को रिलीज करना पड़ेगा जेल से। साथ में गांधी जी ऑल्सो एग्रीड कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 हुई थी। गांधी जी में सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, ध्यान रखिएगा। और जब वो इसको पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जाते हैं, वहां पर नेगोशिएशंस फेल्ड हो जाते हैं, कोई बातचीत नहीं हो पाती है। जब वो इंडिया वापस आते हैं तो देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है और बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स जो इंडिया के हैं उनको जेल में डाल दिया गया है। ऐसे में यहां पर गांधी जी को बहुत खराब लगता है और गांधी जी सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं, जो कि 1934 में एंड हो जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, वुमेन, इन सब का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। रिच पीजेंट्स की बात करेंगे तो पटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी बड़े बड़े पीजेंट्स थे, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनका ट्रेड काफी डाउन हो गया था और इस वजह से उनकी इनकम भी काफी ज्यादा गिर गई थी। इस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था ब्रिटिशर्स से कि उनकी रेवेन्यू को कम कर दिया जाए, उनकी रेवेन्यू डिमांड्स को कम किया जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स उनकी डिमांड्स को नहीं मानते हैं और इस वजह से रिच पीजेंट्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। पुअर पीजेंट्स की बात करेंगे तो वो दूसरे की जमीन पे काम कर रहे होते हैं और उनको उस पर काम करने के लिए रेंट पे करना पड़ता है। ग्रेट डिप्रेशन से वो लोग भी काफी हिट हुए थे और वो रेंट पे नहीं कर पा रहे थे।
थे, उनकी इनकम भी कम हो गई थी। दैट इज वाई इन लोगों ने नो रेंट कैंपेन की शुरुआत करी थी। लेकिन कांग्रेस इनके नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर हमने इनको सपोर्ट किया तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और जो रिच पीजेंट्स हैं वो हमसे खफा हो जाएंगे। बिजनेस क्लास की बात करें तो रिच जो इंडियन बिजनेसमैन था उसने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफी ज्यादा पैसा कमा लिया था और अब वो कीन था कि वो भी एक्सपैंड करना चाहता है। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का गठन होता है, एक है फिक्की दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और दूसरा इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ही प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर का सपोर्ट मिलता है। इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स की बात करें तो इनका सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा नंबर्स में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे वो लोग फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर रहे थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे, रेलवे शटडाउन हो रही थी। वुमेन की बात करेंगे तो वुमेन का बहुत ही ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। वो लोग बाहर निकलते हैं, गांधी जी की वॉइस पे सुनते हैं और वो दांडी मार्च में भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, जेल भी जाते हैं, हर तरह से कंट्रीब्यूशन वुमेन का भी रहता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थे, पहला लिमिटेशन अनटचेबिलिटी, दूसरा था मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अनटचेबल्स का कहना यह था कि हम एक्सप्लॉइटेड क्लास है, हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। कांग्रेस दलित का ध्यान इसलिए नहीं देता था क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि अगर हम लोगों ने दलित को सपोर्ट किया तो हाई कास्ट हिंदू हमसे सपोर्ट छीन लेगा। लेकिन गांधी जी का कहना यह था कि आप स्वराज 100 साल तक भी नहीं ला सकते अगर आप अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं करेंगे। दैट इज वाई गांधी जी ने अनटचेबल्स को हरिजन कहा, दैट इज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और उनके लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए, जैसे कि एंट्री इनटू टेंपल्स, जैसे कि उनको एक्सेस दिलाया पब्लिक पार्क और पब्लिक टैंक्स का। गांधी जी ने खुद टॉयलेट्स क्लीन किए और लोगों को परसुएट किया कि अपने दिलों को बदले। डिप्रेस क्लासेस की डिमांड्स को पुट फॉरवर्ड करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन फॉर्म किया, जिसकी दो बेसिक डिमांड थी। पहली डिमांड था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्व सीट दिलाना और दूसरी डिमांड थी कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलित का ही व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा और उसको वोट भी दलित के लोग ही करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं। जब ऐसी डिमांड को किया गया तो ब्रिटिश ने उनकी डिमांड को इमीडिएटली फुलफिल करने की बात करी, और जब ऐसा हुआ तो गांधी जी इस चीज से काफी ज्यादा नाराज हुए, खफा हुए और वो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। अंबेडकर साहब और गांधी जी की ये मेन बोन ऑफ कंटेंशन था कि सेपरेट इलेक्टोरेट गांधी जी कह रहे थे नहीं होना चाहिए, और जबकि अंबेडकर साहब उसकी डिमांड कर रहे थे। ये कंट्रोवर्सी, ये इशू पूना पैक्ट 1932 के अंदर सॉल्व हो जाता है, जहां पर अंबेडकर साहब ये मान लेते हैं कि चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो प्रोविंसेस हो, रिजर्व सीट्स का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा, यानी जो दलित्स हैं उनको रिजर्व सीट दी जाएंगी। रिजर्व सीट्स का मतलब यह था कि सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी दलित की रिजर्व हो जाएगी, लेकिन उसमें वोटिंग जो है वो सभी लोग, इट विल बी ओपन फॉर दी ऑल पीपल। मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वो उनका भी सीडीएम के तरफ बहुत ही जो रुझान था, बहुत ल्यूकवार्म था, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी भी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का कहना यह था कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को खत्म कर सकते हैं अगर आप हमको यह आश्वासन दे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हमको हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमको सीट्स ग्रांट कर दी जाएंगी।